बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने देखा था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टू फेज मेथड स्टार्ट किया था। टू फेज मेथड के लिए आपको सिंप्लेक्स मेथड जो है वो आना चाहिए, जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर करते हैं। तो आज हम पहले सिंप्लेक्स मेथड की तरफ चलते हैं, फिर हम उसके बाद टू फेज मेथड डिस्कस करेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड के लिए सबसे पहले आपको पता है कि हमारे दो वेरिएबल होते हैं, एक स्लैक वेरिएबल होता है, एक सरप्लस वेरिएबल होता है। तो आज हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रहे हैं, किसके अंदर? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। तो सिंप्लेक्स मेथड सॉल्विंग फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर आज हम सिंप्लेक्स मेथड को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें वेरिएबल्स दो होते हैं, एक स्लैक वेरिएबल, एक सरप्लस वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? स्लैक वेरिएबल जो हमारे पास इनइक्वालिटीज इक्वेशन दी गई हैं। स्लैक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल x1 प्लस x2 लेस देन एंड इक्वल टू 3 है। स्लैक वेरिएबल याद रख लें, हमेशा जो लेस देन वाली वैल्यूज़ हैं उसके अंदर लिया जाता है स्लैक वेरिएबल। और जो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता है तो वहाँ पे सरप्लस। स्लैक के लिए हम माइनस वेरिएबल लेते हैं, सरप्लस के लिए हम पॉजिटिव वेरिएबल लेते हैं। स्लैक वेरिएबल के लिए लेफ्ट साइड के अंदर कोई भी वेरिएबल हम ऐड कर दें, we add some variable on left hand side is called slack variable। तो लेफ्ट साइड के अंदर कोई भी वेरिएबल हम ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा? स्लैक वेरिएबल होगा बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल x1 प्लस x2, हम स्लैक वेरिएबल को नाम देते हैं s1 का। तो s1 अब इक्वल टू के लिए लिखा जाएगा। देखिए पहले इक्वेशन थी लेस देन होगी तो प्लस s1 आएगा। अब इसी इक्वेशन को मैं ग्रेटर देन के लिए करता हूँ, तो वो आपके पास कौन सा वेरिएबल होगा? वो होगा सरप्लस वेरिएबल। तो सरप्लस वेरिएबल को देखते हैं। सरप्लस वेरिएबल हमारे पास क्या होगा? तो सरप्लस वेरिएबल में हमारे पास फॉर एग्जांपल इक्वेशन, यही इक्वेशन है x1 प्लस x2, बट ये क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है। ये इक्वेशन वही इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पे लेस देन था तो हमने स्लैक वेरिएबल s1 प्लस किया है। अब आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वी सब्ट्रैक्टेड वेरिएबल on left hand side is called सरप्लस वेरिएबल। तो वो आपके पास कौन सा वेरिएबल होगा बच्चों? सरप्लस वेरिएबल होगा। तो लेफ्ट साइड इक्वेशन के अंदर हम नेगेटिव कर दें, जैसे कि आपकी इक्वेशन ये थी, तो हम x1 प्लस x2 माइनस s2 कर दें और इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या होगा? माइनस s2 हमने नाम दे दिया है, तो माइनस किए गया तो ये आपके पास क्या होगा? ये सरप्लस वेरिएबल होगा। तो हम जब भी सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे तो सिंप्लेक्स मेथड में आपके पास जितनी भी इनइक्वालिटीज़ होंगी, दो इक्वेशन है, तीन है या चार है, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, तो उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। ये हम सिंप्लेक्स मेथड के अंदर करवाते हैं। जबकि आपने पढ़ा होगा टू फेस मेथड के अंदर आपके पास एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी होता है। वो हम आगे जाके देखते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन सा होता है। आज के अंदर भी सिंप्लेक्स मेथड किया था, लेकिन वो जो हमने किया था वो जस्ट हमने इनक्वलिटी, यानी जो हमारे पास सब्जेक्टेड टू होता है, सब्जेक्टेड टू के लेके हमने एक सिंप्लेक्स मेथड क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज हम कर रहे हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम सोल्यूशन के लिए हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड कैसे होगा। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन भी गिवन होगा, उसके थ्रू आपकी इक्वेशंस कैसी होंगी। एग्जाम्पल लिखें। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड मैक्सिमम। क्योंकि हमारे पास जितने भी फंक्शन है मोस्टली में वो मैक्सिमम पे ही हम चेक कर रहे हैं, मिनिमम पे भी है, मैक्सिमम पे भी है। मैक्सिमम के लिए हम टू फेस मेथड की तरफ भी चलेंगे। तो मैक्सिमम सॉल्यूशन, हमने मैक्सिमम सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो आज हम जो मेथड पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड आना लाजमी है। अगर आपने टू फेस मेथड करना है तो हम कोई भी एग्जांपल इसकी ले लेते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, z इज इक्वल टू इसमें x1 प्लस x2। अब देखिए, अब z के साथ मैक्सिमम का जिक्र नहीं, क्योंकि ऊपर जिक्र हो गया। अगर इसकी बात नहीं होगी तो यहाँ पे आपके पास मैक्स लिखा होगा, मैक्स इंटू जी।
तो मैक्स इंटू जी इज इक्वल टू आपके पास है x1 प्लस x2। सब्जेक्टेड टू है आपके पास, सब्जेक्ट टू का मतलब जो आपकी कंडीशन दी गई होती है, कंडीशन क्या है, 2x1 प्लस x2 लेस दैन एंड इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 लेस दैन एंड इक्वल टू 3। तो ये दोनों मैंने इक्वेशन लेस देन के लिए दी है। लाजमी नहीं है लेस देन के लिए, एक लेस देन के लिए भी हो सकती है, ग्रेटर देन के लिए भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है लेस देन के लिए हम जो वेरिएबल लेते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं स्लैक के लिए। तो हमारे पास x1 और x2 पे कंडीशन क्या है, x1 और x2 पे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर कंडीशन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन देख लें, आपकी इनइक्वालिटी इक्वेशन कितनी है, 2। तो इसमें आप नए वेरिएबल कितने इंट्रोड्यूस करवाएंगे, 2 नए वेरिएबल होंगे, जो कि हमने कहा था स्लैक वेरिएबल। लेस देन में स्लैक वेरिएबल होंगे, ग्रेटर देन में सरप्लस वेरिएबल होंगे। तो इसके लिए पहले आप z को लिखें, ये जो आपका z है, तो इजिकल टू क्या आता है, x1 प्लस x2। तो जो भी आप नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो z में 0 के साथ लिखे जाएंगे। 0 एक मैं s1 करवाना चाहता हूँ, एक मैं s2 वेरिएबल करवाना चाहता हूँ। अब इसके अंदर ऐसा क्या होगा, इसमें आपके पास ये इक्वेशन है, सब्जेक्टिव टू आपका कैसे बन जाएगा सोल्यूशन में, सब्जेक्ट टू आपका इस तरह लिखा जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 4, और नीचे वाली इक्वेशन के लिए लिखा जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इजिकल टू 3। पहले आपके पास x1 x2 ग्रेटर देन था, अब s1 और s2 नए वेरिएबल आ गए, तो ये भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होंगे। आपके क्वेश्चन में हमने बच्चों क्या किया है, हमने एक s1 इंट्रोड्यूस करवाया, s2 जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे स्लैक वेरिएबल है। फर्स्ट इक्वेशन में प्लस s1 के नाम से आएगा, सेकंड में s2 s3, इसी तरह अगर 3 इक्वेशन होती तो फिर s3 आता। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली सॉल्व करने से पहले अगर हम देखें z की वैल्यू निकालना चाहे तो वो यहीं से निकल सकती है, z की वैल्यू। अगर देखें आपका x1 और x2 दोनों 0 हो तो z की वैल्यू, तो इनको इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। इसको इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। सॉल्व करना आसान होगा। अब मैं बाय स्टेरिक के अंदर x1 और x2 0 पुट करता हूँ, तो फिर देखता हूँ z की वैल्यू क्या आएगी। तो आपके पास बाय इक्वेशन स्टेरिक स्टेरिक इक्वेशन क्या थी, z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। तो बच्चों इसके अंदर आप पुट करें, x1 भी 0, x2 भी 0, 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा 0 0, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया 0। तो z की वैल्यू आपके पास 0 की अब कब आई है, अगर x1 इक्वल टू x2 दोनों आपके पास 0 हैं तो z की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। इसी तरह इक्वेशन 1 को लिखें, बाई इक्वेशन 1 पुट x1 इज इक्वल टू x2, x1 और x2 0 लें। आपकी इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों, 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 4 थी। तो यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0, तो s1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इक्वेशन 2 क्या थी आपके पास, बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपके पास थी x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 3। ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि हम क्या पुट कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर x1 और x2 0 पुट कर रहे हैं, तो आपके पास s2 क्या आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं, जो कि आपके पास है z 0, s1 इज इक्वल टू 4, s3 इज इक्वल टू 3, s2 इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ये इक्वेशन रिमेनिंग एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास इक्वेशन बनी थी, जिसको आपने स्टेरिक 1 और इक्वेशन 2 का नाम दिया है, इनके अंदर बच्चों हमने क्या किया है, x1 x2 को 0 पुट किया, तो आपके पास z s1 और s2 की वैल्यू आगे जो आपके पास गिवन है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, बस जो इक्वेशन आपने स्टेरिक का नाम दिया था, स्टेरिक इक्वेशन को आप इक्वल टू 0 करेंगे। तो मैं लिखना चाहता हूँ बाय इक्वेशन स्टेरिक, तो स्टेरिक वाली इक्वेशन को 0 बनाना है। तो देखो ये प्लस का x1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन है, प्लस का x1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस x1, प्लस का x2 उस तरफ जाके माइनस x2, माइनस 0s1 माइनस 0s2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास स्टेरिक वाली इक्वेशन क्या बन गई है, 0। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो स्टेरिक वाली इक्वेशन है इसको 0 बना लेना है। अब बच्चों क्या करें, आप टेबल ड्रा करें। टेबल आपके पास कैसा होगा, सबसे पहले टेबल के अंदर यहाँ पे हम बेसिक्स लिखते हैं कि हमारे पास बेसिक्स क्या है। बेसिक के अंदर आपके पास कौन से वेरिएबल्स आते हैं, जितने भी वेरिएबल्स आपकी इक्वेशन के अंदर यूज़ हुए हैं, तो आपने देखा होगा एक हमारा x1 यूज़ हुआ है,
एक वेरिएबल हमारा x2 यूज़ है, एक हमारा s1 यूज़ है और एक हमारा s2 यूज़ है। ये चार ही वेरिएबल्स थे क्योंकि दो इक्वेशंस थी। अगर आप चेक करें तो दोनों इक्वेशंस के अंदर आपके चार ही वेरिएबल्स हैं। इन दो इक्वेशंस के अंदर जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी बच्चों, ये दो इक्वेशन है, इसमें x1 x2 s1 और s2 आपके पास चार वेरिएबल्स हैं, तो वो आप रो वाइज लिख लेंगे बेसिक के अंदर। इसके बाद नीचे कौन से वेरिएबल्स आएंगे, जितनी इक्वेशंस आपके पास गिवन है। इक्वेशंस आपके पास किस तरह से गिवन है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो आपका z आ जाएगा, जो स्टेरिक वाली इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। फिर आप अपनी इक्वेशन के 1 और 2 में जो आपने न्यू वेरिएबल लिए हैं s1 और s2, जो आपके स्लैग वेरिएबल हैं या सरप्लस वेरिएबल होंगे, वो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, s2 आ जाएगा। तो ये आपके बेसिक्स वेरिएबल्स हैं। तो बेसिक में आपके पास रो में टोटल वेरिएबल्स आ जाएंगे और नीचे वो वेरिएबल्स आएंगे जो, एक तो z मस्ट आएगा, z यहाँ पे मस्ट होगा, z जो आपका फंक्शन है मैक्सिमम या मिनिमम के लिए वो मस्ट होगा। s1 s2 जो आप न्यू इंट्रोड्यूस वेरिएबल करवाएंगे वो हमेशा कॉलम में आपने लिखने हैं। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, और लास्ट वाला आपका सोल्यूशन का टेबल होगा कि जो आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन से मुराद है जो इक्वल टू के राइट साइड पे जो आपकी वैल्यूज होंगी। अब ज़रा आपकी z वाली इक्वेशन, ये z वाली इक्वेशन जो स्टेरिक वाली आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें देखिए z का कोविशेंट की वैल्यू के साथ x1 का कोविशेंट क्या है, माइनस, इसके साथ कुछ ना हो तो क्या होता है 1, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसमें x2 के साथ क्या है, माइनस, तो इसका मतलब -1। यहाँ पे s1 के साथ क्या है, -0, लेकिन हम 0 ही लिखेंगे। s2 के साथ क्या है, 0, और उसके सोल्यूशन में भी इक्वल टू क्या है आपके पास, 0 है। अब यहाँ पे s1 और s2 में कौन सी इक्वेशन आएगी, जो आपकी इक्वेशन 1 और 2 थी, जिसको आपने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया है, जो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 है, ज़रा इसको नोट करें। तो इसमें x1 का कोविशन क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। x2 का कोविशन क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। s1 का कोविशन क्या है, 1 है। s2 इस इक्वेशन में नहीं है, तो इस s2 इक्वेशन में नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सोल्यूशन राइट साइड पे क्या है, 4 आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन 2 की बात करें तो x1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास s2, यहाँ पे s1 नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। s2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। राइट साइड पे आपके पास क्या है, 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल कंप्लीट करेंगे। टेबल कंप्लीट करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम था वो मैक्सिमम था। मैक्सिमम में हम जो सोल्यूशन वाले टेबल है उसमें देखेंगे कि आपकी जो सबसे बड़ा आंसर, जो सबसे बड़ा आंसर है पॉजिटिव, वो देखेंगे। यहाँ पे हम हमेशा इन्फिनिटी भी नहीं देखते, नेगेटिव भी नहीं देखते। सोल्यूशन के अंदर हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ को देखते हैं। हमारा मैक्सिमम के लिए सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास सोल्यूशन के अंदर देखेंगे तो ये 4 है, तो इसको अंडरलाइन कर लें। ये 4 वाला जो आपके पास रो है इसको अंडरलाइन करें। फिर हमने इनिशियल या बेसिक वेरिएबल अपने इस रो में से भी लेना है। वो मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड के लिए बताया था कि अमूमन हम x1 को ही ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम x1 को लेंगे, तो इस x1 को आप अंडरलाइन कर लें, इस कॉलम को। ये रो हमने क्यों अंडरलाइन की है, क्योंकि जो आपके सोल्यूशन में सबसे बड़ी वैल्यू 4 थी, तो इस वजह से ये रो अंडरलाइन की है। x1 हमारे पास बेसिकली इनिशियल होता है, हमारे पास इंटरिंग वेरिएबल होता है। x1 हमारे पास क्या है, इंटरिंग वेरिएबल, और ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू को हमने किया है, तो ये x1 इंटरिंग वेरिएबल है। हमने देखा था x1 भी ले सकते हैं, x2 भी यहाँ पे इंटरिंग वेरिएबल लिया जा सकता है, तो हमने x1 को इंटरिंग वेरिएबल लिया है। तो अब x1 को इंटरिंग वेरिएबल लिया है, तो इसको अब इन दोनों में देखें एक वैल्यू कॉमन होगी, तो ये वाली वैल्यू मुझे लग रहा है कि दोनों में क्या है, कॉमन है, जो कि 2 है। ये हमारे पास पिवट एलिमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, पिवट एलिमेंट कौन सा होता है, जो इसकी रो और कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो आपके पास पिवट एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये हमारे पास इंटरिंग वेरिएबल है, ये हमारे पास वो वाली रो है जो आपके पास सोल्यूशन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू थी, और ये पिवट एलिमेंट है। ये तीनों ही हमारे पास यूज़ होंगे नेक्स्ट टेबल के लिए। और हमें लिविंग वेरिएबल चाहिए, लिविंग वेरिएबल की हेडिंग देते हैं। नेक्स्ट कॉलम बनाने के लिए लिविंग वेरिएबल की हेडिंग दे लें, आपको इजी रहेगा। तो लिविंग वेरिएबल के लिए टेबल को हम एक दफ़ा रिपीट करेंगे, इसी तरह से लिखेंगे इस टेबल को। लिविंग वेरिएबल के लिए आपका ये जो टेबल है वो अगेन इसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह आपके बेसिक्स लिखे हुए हैं। एक दफ़ा इसी तरह टेबल आप ड्रा कर लें। यहाँ पे आपके पास बेसिक्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास x1 होगा, x2 होगा, s1 s2 और सॉल्यूशन।
इसमें एक चीज़ ख्याल रखना है, जो आपका इंटरिंग वेरिएबल था x1 था इंटरिंग वेरिएबल, तो x1 जो आपका वो चेंज हो जाएगा जिस रो को आपने अंडरलाइन किया। किस रो को अंडरलाइन किया? इसमें ये वाला एलिमेंट क्या था? S2, और ये वाला एलिमेंट क्या था? x1। तो ये आपका जो S1 है वो चेंज हो जाएगा इसमें x1 में, तो z इसी तरह ही आ जाएगा, z वाला कॉलम इसी तरह ही। अब S1 की जगह आप क्या लिखेंगे बच्चों? x1, और S2 की जगह आपका S2 आ जाएगा। z की जो वैल्यू आपके पास पहले गिवन थी वो वैसे ही सेम उसी तरह ही आ जाएंगी। अब आपने जब x1 यहाँ पे जब S1 था आपने इसको चेंज किया है x1 के अंदर, तो आपके पास जब पिवट एलिमेंट आया था तो उसको आप इस पूरी रो पे डिवाइड कर दें, तो क्या आंसर आया था? 2। तो इस पूरी रो को आप 2 पे डिवाइड करें तो 2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा? 1। इसको 2 पे डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट 2 पे डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 2। 0 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 2, और लास्ट वाली रो आपकी वैसी की वैसी आ जाएगी, 1 2 0 1 3। तो लिविंग वेरिएबल अब आपका कौन सा होगा? ये जो आपका x1 है, दिस इज अ लिविंग वेरिएबल। ये जो आपका x1 है इसको हम कहते हैं लिविंग वेरिएबल। ये लीव हो रहा है यहाँ से x1 जो आपका था इंटरिंग वेरिएबल था, और x1 यहाँ पे क्या कहलाएगा? लिविंग वेरिएबल। ये आपका, और किस में लिविंग हो रहा है? S1 के अंदर लिव हो रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल लिविंग होगा उस रो में उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस पूरी रो को हमने जो सेकंड रो को अंडरलाइन किया हुआ था उस पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर दी, तो नेक्स्ट कॉलम आपके पास है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। जो हमने ये करना होता है कि ये जो आपके पास 1 बना हुआ है इससे ऊपर वाली वैल्यूज़ और इससे नीचे वाली वैल्यूज़ 0 बनानी होती है। और ये 0 हम कहाँ पे बनाते हैं? अगर आपको याद हो जब हमने गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ा था, गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर भी करते हैं, या जब आप मैट्रिक्स की अगर बात करें, मैट्रिक्स के अंदर जब आप एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन बनाते हैं, ये किस्म का आपका समझ लें मैट्रिक्स है। आप मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको याद हो यहाँ पे 1 होता था, तो 1 के ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाया जाता था सम नंबर के साथ मल्टीप्लाई ऐड करके या डिवाइड करके। तो उसी तरह ही अब हम टेबल को रिपीट करेंगे। इस टेबल को इसी तरह से लिखे नेक्स्ट पे, ये टेबल इसी तरह लिखा जाएगा। यहाँ पे उसी तरह ही आपके बेसिक्स आ जाएंगी। ये x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, S1 आ जाएगा, S2 आ जाएगा, और ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। कॉलम के अंदर आपका z आ जाएगा, z के नीचे आपका S1 आ जाएगा, सॉरी x1 आ जाएगा, और S2 आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है? आपने इस रो को तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दें। ये 1 वाली रो है, इसको ऐसे ही लिखें। क्या थी? 1 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 0 2। अब हमने इसको 0 बनाना है। याद रखें जब भी किसी एलिमेंट को 0 बनाना है उसमें कुछ नंबर प्लस या माइनस करते हैं। तो अगर देखें इस पूरी रो को इस पूरी रो में ऐड कर दें, 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो मैं लिखना चाहता हूँ कि z वाली जो पूरी रो है उसको, ये z वाली रो है, z वाली रो, और ये x1 वाली रो है। अगर z वाली रो को x वाली रो 1 में ऐड किया जाए तो ये ऊपर 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बनाने के लिए 1 माइनस 1 करेंगे। तो ये क्या है? S2 में से अगर x1 में माइनस कर दूं, S2 में से अगर x1 में माइनस कर दूं, ये 0 बन जाएगा। देखिए जी, इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 प्लस माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। माइनस 1 में से हाफ जाए तो माइनस का हाफ बचता है। 0 को 1/2 में ऐड करें तो 1/2, 0 को 0 में ऐड करें 0, 0 को 2 में ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह अब इसको इसमें से माइनस करना है। 1 को 1 में से माइनस करें 0, 2 को -1/2 में से माइनस करें। देखिए 2 को -1/2 में से कॉमन माइनस करेंगे तो एलसीएम आएगा 2 टू द 4 -1, तो ये आपके पास 3/2 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/2। इसी तरह 0 को जब -1/2 किया जाएगा तो 0 -1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/2। और जब 1 को 0 में से माइनस किया जाएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। जब 3 को 2 में से माइनस किया जाए तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह जो नेक्स्ट कॉलम आपका जो नेक्स्ट टेबल बना है बच्चों, तो उसके अंदर आपने देखा है कि जो हमने 1 बनाया था, जो आपके पास लिविंग वेरिएबल था, उसके ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाली वैल्यूज़ क्या होंगी हैं? 0 होगी हैं। अब नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल के लिए बच्चों हम ये करेंगे, अभी आपने देखा होगा कि x1 को हमने एंट्री किया था तो यहाँ पे x1 आ गया था s1 की जगह, जो कि आपके पास लिविंग वेरिएबल था। अब यही काम हम x2 के लिए करना चाह रहे हैं। तो x2 में क्या आएगा? ये x2 अब आपका इंटरिंग वेरिएबल होगा। अब मैं इसको इंटरिंग वेरिएबल x2 को ले रहा हूँ। ये आपके पास क्या है? इंटरिंग वेरिएबल है x2। तो अब मैं इसको s2 के साथ चेंज करना चाहता हूँ। तो ये नया टेबल बनाएं। नया टेबल इसी तरह ही बनेगा, आपके पास बेसिक्स आ जाएंगी। नया टेबल ड्रा करें, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगी? बेसिक्स आ जाएंगी। ये x1 आ जाएगा,
x2 आ जाएगा, s1 आ जाएगा, s2 आ जाएगा और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद आपके पास z आ जाएगा, z की वैल्यू उसी तरह ही आ जाएंगी। आपके पास z की वैल्यू क्या थी, 0, -1/2, 1/2, 0 और 2। ये x1 भी इसी तरह ही आ जाएगा, 1, 1/2, 1/2, 0, 2। अब बच्चों आपने इंटरिंग वेरिएबल x2 लिया है, तो x2 आपका चेंज होगा s2 में। अब s2 की जगह ये जो आपका s2 है बच्चों, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये जो s2 है इसको हम चेंज कर देंगे x1 के अंदर, x2 के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास x2 आ जाएगा। तो फिर इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए ये जो जो आपके पास सेकंड वैल्यू है 3/2, इसको 1 बनाएंगे। तो आपको पता है 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं किसी रकम के साथ, तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करें, तो इस पूरी रो को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1। इसको आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -1/3 बच जाएगा। इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2/3 आ जाएगा। इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2/3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट इंटरिंग वेरिएबल के लिए हम बेसिकली जो प्रीवियस आपके पास टेबल बना होगा उसमें क्या करेंगे, जो आपके पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 3/2 है, 5/2 हो, 8/2 हो, उसको 1 बना लेंगे और यहाँ पे जो s2 है वो चेंज हो जाएगा x2 में। अब आप देखें तो आपका पूरा टेबल x1 और x2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो आपके पास स्लैक वेरिएबल यहाँ पे s1 और s2 थे वो यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे 1 1 भी बच गया है, बन गया है। अब ये 1 है, इससे ऊपर वाली इंटीज को हमने 0 बनाना है बच्चों। आपको पता है 1/2 को 0 बनाने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, इसी तरह -1/2 को इससे 1/2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। तो नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टेबल के लिए हम ये जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को 0 बनाते हैं। टेबल ड्रा करें। ये आपके पास बेसिक्स x1, x2, s1, s2, सॉल्यूशन। ये आपके पास z है, ये आपके पास x1, ये आपके पास x2। अब जो लास्ट वाली रो है वो तो आपकी वैसी की वैसी आ जाएगी, जो 1 बनी हुई है उसको ऐसे लिखते हैं, 0, 1, -1/3, 2/3, 2/3। अब देखिए हमने इसको 0 और इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि z + 1/2 x1 और x1 - 1/2 x2। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो चेक कर लें, इसको 1/2 से जब मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 - 1/2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 बन जाएगा। जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/6। तो 1/2 को जब हम प्लस करेंगे -1/6 में तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1/3। इसी तरह ही आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से कट जाएगा तो 1/3 आएगा। 1/3 को 0 में प्लस करें तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरह इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से कट जाएगा तो 1/3, 2 में 1/3 प्लस करें, 2 + 1/3 तो ये आपके पास आ जाएगा 7/3। इसी तरह अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। ये उसी तरह ही है जैसे आप रिड्यूस एचिलॉन के फॉर्म के अंदर 1 के ऊपर और नीचे वाली वैल्यू 0 बनाते थे। तो उसी तरह फिर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये -1/6। जब इसको माइनस करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐड करूँगा तो ये 2/3 आ जाएगा। सिमिलरली इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1/3। जब -1/3 0 में ऐड होगा तो -1/3 आ जाएगा। इसी तरह इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1/3, 2 को 1/3 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 5/3। इस तरह जो आपका जो लास्ट पे टेबल बनेगा उसमें आप हमेशा याद रख लें कि इस तरफ आपका z होगा। ये जितने भी वेरिएबल हैं, आपकी 2 इक्वेशन थी उसके अंदर x1 और x2 वेरिएबल थे, अगर 3 इक्वेशन होती तो यहाँ पे x3 भी होता है। फिर हमारे जो स्लैक वेरिएबल हैं या सरप्लस वेरिएबल हैं वो 3 होते। तो ये आपके पास बेसिकली फाइनल टेबल बन गया है। इस फाइनल टेबल में आप कुछ वैल्यूज़ जो हम लिखना चाह रहे हैं वो लिखेंगे तो ये आपके पास बेसिकली रिजल्ट आ जाएंगे। अब इसको फाइनल लिखते हैं हम। जो हमारा फाइनल टेबल बना है बच्चों, उसके अंदर जो हमारी जी में है, जी में सारी वैल्यू ही पॉजिटिव है, जिसको हम नॉन नेगेटिव कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑल दी वैल्यू इन ज़ीरो, जी की रो में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आर नॉन नेगेटिव, नेगेटिव
नहीं है। अगर ये नॉन नेगेटिव हो तो याद रख लें जो आपका सोल्यूशन होता है वो ऑप्टिमल होता है। तो सो द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। सो द सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल कब होता है? जब आपके पास तमाम की तमाम जी के अंदर नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हों विद, अब इनके अंदर वैल्यूज़ हैं, चेक कर सकते हैं आप। x1, ये आपका x1 है। अब यहाँ से आपने वैल्यूज़ लिखनी है बच्चों। तो ये आपका z है बच्चों, तो z की वैल्यू ये सोल्यूशन में आई है, ये क्या आई है 7/3। ये आपके पास x1 है, x1 की वैल्यू क्या आई है 5/3। ये आपके पास x2 है, x2 की वैल्यू क्या आई है 2/3। तो यही वैल्यूज़ हम लिखेंगे। हैंस तो आपके पास बच्चों z की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू फिर इस तरह से लिखी जाएगी कि x1 इज इक्वल टू 5/3 जो आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने अंडरलाइन किया है। x2 आपके पास, x2 की वैल्यू आपके पास 2/3 है और z की वैल्यू आपके पास क्या है 7/3 है। और यहाँ पे जो s1 है और s2 है वो हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। एंड s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारे इस बेसिक्स के अंदर s1 और s2 कोई भी शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो आपके पास s1 यहाँ पे थे या s2 थे वो आपने ज़ीरो बना लिए हैं, तो ये ज़ीरो के लिए होंगे और x1 की वैल्यू ये होगी, x2 और z की वैल्यू। तो बच्चों ये जो आज हमने सिंप्लेक्स मेथड किया है, इसके अंदर आपके पास जो इनइक्वालिटीज इक्वेशन थी वो बेसिकली दो थी। तो दो के लिए समझना आसान था, तीन के लिए भी इक्वेशन कर सकते हैं, चार इक्वेशन के लिए भी कर सकते हैं, पांच इक्वेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो टू फेस मेथड के लिए हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपके पास यही प्रॉब्लम गिवन हो तो इस प्रॉब्लम को हम टू फेस मेथड के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन टू फेस मेथड में सेम जैसे आज हमने सिंप्लेक्स मेथड किया है, तो सिंप्लेक्स मेथड में जो भी हमने काम किया है ये सारे का सारा टू फेस मेथड में भी होगा। टू फेस मेथड में हम जब फेस वन की बात करेंगे तो फेस वन में हमें सिंप्लेक्स मेथड बनाना है। तो सिंप्लेक्स मेथड के लिए आपको स्लैग वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल्स का पता होना चाहिए, जो कि स्टार्ट में मैंने बताया था। हम किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी मेथड लगाएंगे तो वहाँ पे न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो आपके पास होते हैं स्लैग वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। अब टू फेस मेथड के अंदर आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आर्टिफिशियल वेरिएबल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है। नेक्स्ट लिखें आर्टिफिशियल वेरिएबल। अगर बच्चों याद हो इसी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ गिवन थी। तो दो इनइक्वालिटीज़ के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो इक्वेशन फॉर एग्जांपल कोई भी है x1 प्लस x2 2x2 प्लस s1 इज इक्वल टू जो 3 आपने फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन जब बनाते हैं तो ये हमने स्लैग वेरिएबल में s+1 ऐड किया था। तो इसके अंदर इसी इक्वेशन को अगर आप लिखते हैं सिंप्लीफाई करके x1 प्लस 2x2 प्लस s1 प्लस a1, तो इसी इक्वेशन के अंदर अगर आप नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें जिसको मैंने नाम दे दिया है a1 का, तो a1 नाउ a1 इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो ये आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल कहलाता है। यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन से होंगे, जो आपकी इनइक्वालिटीज इक्वेशन इक्वल में खुद पहले बनी होगी, यानी स्लैग वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल में जो इक्वेशन बनी होगी उसमें जो अगर हम नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें, नया वेरिएबल ऐड कर दें, इसमें हमेशा ऐड होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल हमेशा ऐड किया जाता है। अगर दो इक्वेशन है तो a1 प्लस a2 होगा, यानी एक इक्वेशन में a1 हो जाएगा, दूसरी वाले में a2 होगा। अगर तीन इक्वेशन होंगी तो a1 प्लस a2 a3। तो आज हमने देखा है कि सिंप्लेक्स मेथड हमारा मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन में कैसे होता है, तो उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल की है। अल्लाह हाफिज़।